हर साल की तरह इस साल भी जोश और उमंग के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान दिखाई दी। देश की सैन्य शक्ति और एकता अखंडता की शक्ति की झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के जश्न का नजारा बेहद खास रहा। इस बार कर्तव्य पथ पर देश ने इतिहास बनते देखा। पहली बार देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। उनके साथ ही मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गणतंत्र दिवस की परेड में 23 से ज्यादा झांकियां दिखाई दी। सेनाओं के स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारी शक्ति की तस्वीर भी दिखी। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस पर दोनों ही सूबे के सीएम ने सौगातों का पिटारा खोल दिया और कई घोषणाएं की। इधर मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन किया। मेरे युवा बेटे बेटियों, 1,14,000 सरकारी नौकरियां भर्ती के लिए निकली है। हर दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक जमाना था कभी टूटी फूटी सड़कों का, लेकिन 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क अभी राजधानी भोपाल में बन रहा है। दूसरा ग्लोबल स्किल पार्क संस्कारधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले गणतंत्र दिवस में मध्य प्रदेश सही पटरी पर होगा और मध्य प्रदेश सुरक्षित रहेगा। आजादी के बाद से अब तक देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। सड़क, पानी, शिक्षा और अस्पताल से लेकर कई चीजें बनी और जिस पर हम पीछे हैं उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य है संविधान के अनुदेशों का पालन करना। अब अगर संविधान के बारे में पता ही नहीं है तो उसका अनुपालन कैसे होगा? इसलिए चाहे कोई किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई करे, सबके लिए संविधान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अमृत गणतंत्र में आपका स्वागत है। मैं आप सभी देशवासियों का, प्रदेशवासियों का 74वें गणतंत्र दिवस की इस अभिनव बेला में हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज़ादी के इस अमृत काल में देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये वो संख्या है जब हमने अपने लिए प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए मौलिक अधिकारों की अभिव्यक्ति को प्रमुखता से चरितार्थ करते हुए कुछ नियम कायदे बनाए। संविधान वस्तुतः किसी भी देश की जो नागरिक हैं, किसी भी देश की जो आबादी है, उसका आईना होते हैं। निश्चित रूप से संविधान में हमें अपने मौलिक अधिकारों के विषय में तो हम फिर भी चर्चा करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन अपने मूल कर्तव्यों की बात नहीं करते। आज़ादी के इस अमृत काल में अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि ये निश्चित रूप से सोचनीय भी है, चिंतनीय भी है, विचारणीय भी है कि हमने गुज़िस्ता 5 वर्षों में ही ये सोचा कि हमारा देश जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। हमने निश्चित रूप से
इस प्रकार की सोच को फलीभूत किया और आज मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार जो है 6 बार इतिहास बना चुका है। देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव मध्य प्रदेश रखता है और यह इस देश के लिए भी एक मिसाल है, अन्य राज्यों के लिए, अन्य शहरों के लिए। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो वस्तुतः उनकी अपनी है, उनके अपने पैसों से बनी हुई है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। उसके पहले आई एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। 73 सालों में कितना बदला भारत, कितना साकार हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना, क्या स्वदेशी हथियारों से मजबूत हो रहा रक्षा क्षेत्र, क्या जन को गणतंत्र के असली मायने जानने की जरूरत। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि जब इस देश का हर जन, हर मन और हर खास यानी कि हर गणमान्य और देश का जो एक सूत्र में जो नायक है वो एक सूत्र में खड़ा होके जब इस देश की जयकार करेगा, तब सही मायनों में भारत जो है वो विश्व का भाग्य विधाता बनेगा। जिस प्रकार से अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, तो हम निश्चित रूप से विश्व में आज एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। लेकिन कितना भी विकास हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी वैभव हो, अगर संस्कृति और संस्कार नहीं है, किसी भी देश की मूल पहचान वही होते हैं। तो हमारा समाज एक सुसंस्कारी समाज रहा है। तमाम सारी परेशानियों के चलते, तमाम आक्रमणों के चलते, तमाम आक्रांताओं के चलते, तमाम जबरन लादी गई संस्कृतियों के चलते हमने बहुत कुछ खोया है। लेकिन जब जागे तभी सवेरा। तो संविधान निश्चित रूप से किसी भी पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए और नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध रहे। और तभी जब हर नागरिक देश के लिए कुछ सोचेगा, कुछ करेगा, देश के लिए अपना योगदान देगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सीमा पर एक हथियार लेकर खड़ा हो। एक अच्छा डॉक्टर एक आम जनता को एक अच्छा इलाज मुहैया करा के देश की सेवा कर सकता है। एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर देश की सेवा कर सकता है। एक अच्छा वैचारिक, एक अच्छा दार्शनिक, एक अच्छी मोटिवेशन देकर यूथ को इस देश के लिए खड़ा कर सकता है। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छे भविष्य को गढ़ सकता है। एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी और पत्रकार एक संवेदनशील रिपोर्टिंग और संवेदनशील खबरों के प्रसारण और प्रकाशन को करके अपनी कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित कर सकता है। तो हर जगह जहां पर आप हैं, इस देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। आज़ादी के अमृत काल में कुछ अमृत की बूंदें आप सभी से अपेक्षित हैं। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अंशु गुप्ता जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभिषेक खरे जी, मैं ये शिक्षाविद हैं और मैं इनको पढ़ा लिखा शिक्षाविद कहता हूँ। और मैं पढ़ा लिखा सर इनको इसलिए कहता हूँ कि ये इन्होंने क्या है सर, तमाम संस्कृतियों को पढ़ा है। एक पढ़ा लिखा होता है जिसने किताबों को पढ़ा हो, एक पढ़ा लिखा होता है जिसने संस्कृतियों को पढ़ा हो। और मैं उनकी फेसबुक वॉल से पूरा विश्व का, वो तो देशाटन करते हैं, विश्व भ्रमण करते हैं, तो मैं फेसबुक से समझ लेता हूँ कि कहाँ क्या बेहतर है। तो ऐसे शिक्षाविद आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। परम आदरणीय रमेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के एक सशक्त हस्ताक्षर, हम जैसे नवोदित पत्रकारों के प्रेरणा स्रोत। आज इस चर्चा में आप सभी का आज़ादी के इस 74वें गणतंत्र दिवस पर, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सीधा जुड़ता हूँ अभिषेक जी से। अभिषेक जी, तमाम मंचों पर इस देश की अखंडता, एकता, इस देश की विविधता को लेकर आपके व्याख्यान होते रहते हैं। जैसे कि एक माहौल होता है, जब आप देश से बाहर जाते हैं तब पता चलता है कि हमारे देश की वस्तुतः क्या स्थिति है बाकी जगहों पर।
एक भारतीय होने के नाते लोग आपको कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो अभी एक गुज़िस्ता कुछ ही महीनों में आपने एक अच्छा खासा विश्व भ्रमण किया है, तो आपका मैं अनुभव जानना चाहता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, अन्य राजनीतिक दल कहते हैं, मैं उन सब में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक भारतीय होने के नाते अब आप जब बाहर जा रहे हैं तो कोई फील गुड फैक्टर हो तो शेयर करिए प्लीज। नवीन जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि चेंज क्या हुआ है इसके बारे में अगर हम देखें, इसके बारे में बात करें, तो मैं आपको बताता हूं, मैं लगभग 96 से लगातार विदेश यात्रा करता रहता हूं। और अभी रिसेंट आपको पता है मैं यूरोप में काफी लंबी, काफी 8-9 देश की यात्रा करके आया हूं। यूरोप छोड़ा ही नहीं आपने, पूरा यूरोप घूम लिया। जी, एक पोस्ट पढ़ी है मैंने, मेरे पास प्रिंट रखे हुए हैं उसके। लोग मेरे से पूछ लेते हैं जब मैं इधर उधर की बातें करता हूँ कि सर यूरोप गए थे, नहीं मैंने कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन कुछ पुख्ता लोग गए हैं तो वो झूठ नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे करके। जी, तो मैं नवीन जी आपको बताऊं कि मैं कुछ 2 एक्सपीरियंस अपने बताता हूं जी। एक एक्सपीरियंस है मेरा 2014 के पहले का और एक एक्सपीरियंस है 2018 के बाद का। जी। तो पहले एक्सपीरियंस में ये है कि विदेश यात्रा हम कर रहे थे और ठीक ठाक था, मतलब अगर विदेश में ऐसे इंडिया को लेके कोई हमें प्राउड वाला, ठीक है हम भारतीय हैं ये सब ठीक है, लेकिन सामने वाला हमें बहुत अच्छी तरह से ऐसा रिसीव नहीं कर रहा था कि इंडियन है ओके। और इवन दूतावास भी ओके टाइप का काम कर रहे थे, वो इंडियन लोगों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा रूटीन का एक काम था, सरकारी काम का। 18 के बाद 2014 के बाद मैं थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखा, और अभी जो रिसेंट यात्रा की इसमें तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय होने पर मुझे गर्व की अनुभूति पहले भी हो रही थी, लेकिन अभी तो मुझे बहुत महसूस हुई। मैंने खुल के बात करी तो मुझे पता चला कि जो विदेशी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे विभिन्न देशों में, इवन चाहे जापान की बात करें, चाइना की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, तो वो भी अब जब बात करते हैं भारतीय संदर्भों में तो वो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। और भारत को आज की डेट में जो भारत ने अपनी विदेश नीति बनाई है और उस पर अपनी स्पष्ट पकड़ बना के रखी है और अपनी स्पष्टता व्यक्त की है कि हम सेम टाइम में रूस से भी डील कर रहे हैं, सेम टाइम में हम अमेरिका से भी डील कर रहे हैं, और दोनों ही देश बहुत अच्छी तरह से हमारी विदेश नीति को ले रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम किसी के सामने झुक नहीं रहे हैं। अब भारत की विदेश नीति इंडियन फर्स्ट, हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी जो हमें आवश्यकता है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे, इसको प्रायोरिटी दी जा रही है। तो न सिर्फ एक भारतीय के रूप में गर्व की अनुभूति होती है, बल्कि स्पष्ट एक विदेश नीति है जिसपे हम अड़े हुए हैं, बिल्कुल हम स्टिक हैं कि हम यही करेंगे जो भारतीयों के लिए फायदेमंद होगा। इतने प्रेशर के बाद भी हम लगातार रूस से हमने पेट्रोल लिया, और सबसे मजेदार चीज ये है कि सेम टाइम हम क्वाड के मेंबर भी हैं और सेम टाइम हम ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। यानी हम चाइना से एक तरफ लड़ने के लिए जो ग्रुप बना है उसके भी मेंबर हैं, और एक तरफ चाइना के साथ हम ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, एससीओ के मेंबर भी हैं। तो इतना बढ़िया बैलेंस जो बना है, तो हमारी विदेश नीति में जो बहुत शानदार परिवर्तन आया है, ये तो बहुत साफ, इसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मैं तो विगत इतने लगभग 20 वर्षों से बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय विदेश नीति को देख रहा हूं, तो जो स्पष्टता आई, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पहले नहीं थी, लेकिन जो स्पष्टता के साथ कर रहे हैं हम, जो डील कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल अड़ गए हैं कि अब ये ऐसा ही होगा, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात अब आपको सुनना पड़ेगी। और कद जो बढ़ा है भारत का विश्व मंच पे, जो कद बढ़ा है इस समय, ये मैं चूंकि लगातार विदेश यात्रा कर रहा हूं तो महसूस कर रहा हूं, प्रैक्टिकली महसूस कर रहा हूं। जो नजरिया है, बहुत सारे मेरे परिचित हैं, बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं, उनके नजरिए चेंज हो गए। आपको मैं बताता हूं नवीन जी, कभी विदेश जाएं तो जो किसी जो विकसित देश होता है उससे पहला आपका सामना होता है उसके इमिग्रेशन से। जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं और उसके बाद जब उस देश में प्रवेश करने के लिए एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन के प्रोसेस होते हैं, वहीं से आपको पता चल जाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। अगर आप उस देश के साथ आपकी बहुत अच्छी कैसे आपको इमिग्रेशन पे कैसे ट्रीटमेंट मिलता है, इसका एक झलक दिख जाती है उसकी। बहुत ही मैं दोबारा फिर से आऊंगा जी। चलिए अंशु जी, अभी देखिए देश के मान सम्मान को लेके हम अभी विश्व भ्रमण करके आए। अब आप, मैं देखिए आज इसीलिए मैंने क्या है कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे समय जाया करना होता है, अब खोजें तो हर जगह हीरे मिलते हैं। तो जिस प्रकार से देश में ये देश महिलाओं के सशक्तिकरण के संदेश को धारण करने वाला देश रहा है, मतलब
यहाँ कहना चाहिए कि राधे श्याम सीता राम, तो ये महिलाओं को पहले रखने वाला देश रहा है, ये महिलाओं के मान सम्मान वाला देश रहा है, ये वह देश रहा है जहाँ स्वयंवर की प्रथा रही है, जहाँ एक लड़की को अपने अनुरूप वर पसंद करने की, अपनी क्षमताओं के अनुरूप वर पसंद करने की भी स्वतंत्रता रही है। तो देश में फिर से महिला सशक्तिकरण का एक दौर है। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए सरकारें भी कटिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए आप, अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो बहुत ही कम नॉमिनल फीस पे, अगर महिला के नाम पर रजिस्ट्री है तो ना के बराबर फीस ली जाती है। महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हैं। पुलिस में 33% का आरक्षण है। तो ये एक जो बयार बदली है, मतलब पहले लोगों के बेटियां होती भी थीं तो वो ऐसे मतलब एक तुलनात्मक होती थी कि भाई वो कहते भी थे मेरी बेटी तो बेटे जैसी। अब वो तुलना धीरे धीरे खत्म हो गई। बेटी की अपनी एक विशिष्टता है, उसकी क्या तुलना। चूंकि आप तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के कई सारे सामाजिक कार्यक्रम को आयोजित करती रहती हैं, कार्यक्रमों को, तो आपसे समझना चाहूँगा कि धीरे धीरे दशक दर दशक, साल दर साल कितना सुधार आ रहा है इन सारे क्षेत्रों में। नमस्कार सभी को, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं सही रूप में हम महिलाओं के लिए विशेषकर इसलिए शुभ है कि जिस तरह से हमारे देश का अगर हम इतिहास देखें तो सही है, नारी सत्ता हमेशा से ही एक तरह से विशिष्टता के साथ आगे बढ़ी है। और अब जो हमारे देश का जो परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अंतर आया है और महिलाएं खुल के अपनी बात कह सकती हैं, किसी भी जगह निर्भीक होके अपने स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी उनको मिली है। और भी चीजें ये है कि नीतियां अब सरकार की हमको केंद्रित करते हुए बन रही हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और इस परिवर्तन में इस तरह से हम देखें कि आज जो इंटीरियर गांव है, जो हमारे भारत का जो बिल्कुल अछूता क्षेत्र भी हम कहें कि जहां पर बहुत पहले कभी महिलाओं के संबंध में कोई वैचारिक मंथन नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई मंच वहां तक नहीं जा पाता था, या कोई नीति शिक्षा की, चाहे सरकार की कोई भी नीति रीति जो कहूंगी मैं, वो नहीं जा पाती थी। आज वो एंड यूजर, मतलब वहां से भी महिलाएं अपने अधिकार के लिए, उनके जो भी उनके लिए जो नीतियां बनाई गई उसको फलीभूत कर रही है, मतलब उनको अडॉप्ट करते हुए उनका पूरा लाभ ले रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और सरकार ने अभी जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए कितने सारे नीतियों के साथ उनके बेटरमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और डेफिनेटली उस चेंज का एक हमारे देश में एक अच्छा स्वरूप भी दिख रहा है। जब महिलाएं अपनी बातों को विश्व पटल पे रखने जा रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणीयता के साथ, मतलब बहुत स्ट्रांगली अपने आप को स्थापित कर रही है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो, चाहे फैशन का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहां महिलाएं बहुत अच्छे से, और इसमें हम पुरुषों की भी एक मैं दाद दूंगी और उनको मैं साधुवाद भी दूंगी कि इस चीज को अब उनने स्वीकार कर लिया है कि महिलाएं भी बौद्धिक क्षमताओं के साथ अपने पूरे जो उनके अंदर कैलिबर है, जो उनके अंदर हुनर है, वो किसी तरह से कम नहीं है। बस उनको अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको एक अवसर देने की एक जरूरत है। और वो अवसर हमको अब बहुत ही समग्रता के साथ प्रदान हो रहा है। किसी भी जगह आज मंचों पर हम सुशोभित हैं। आज राजनीतिक अगर क्षेत्र हो उसमें हम बात करें तो हमारी जो भी महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आज भारत में, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी है। जी सर, अब देखिए, एक तरफ देश का मान, नारी का स्वाभिमान, ये दो ऐसे पहलू हैं जो जिसमें कहीं कोई मिर्च मसाला नहीं है। दोनों लोग जो है वो प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हितलाभ नहीं है, बहुत ही निष्पक्ष प्रतिक्रिया है।
एक बदलाव देश में आया है। जैसे स्वच्छता की बात करें तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई, लोगों को लगा, अब रेलवे स्टेशन पे चाहे आप भोपाल का हो, इंदौर का हो, गुजरात का हो, जहां भी जाएंगे लोगों को अब झिझक होती है कचरा फेंकते में। तो कहते हैं कि एक लीडरशिप ने अगर कोई आह्वान किया, ठीक है, 70 साल में जो विकास हुआ वो उन परिस्थितियों में जिन भी हमारे लीडर्स ने किया उनको भी साधुवाद। लेकिन अब चूंकि समय के साथ चल रहा है, पहले जो देश थे उनके बीच में दूरियां थी, अब तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अब कुछ किसी से कुछ भी अछूता नहीं है। अब आपने जो है एफडीआई को खूब विदेशी इन्वेस्टमेंट को अनुमति दे दी है, तो जब विदेशी लोग आते हैं तो वो भी आपसे थोड़ी सी अपेक्षा करते हैं कई और चीज़ों में। भारत उन्हें हमेशा से आकर्षित करता रहा है, लेकिन सामान्य जनजीवन में, सामान्य व्यवस्थाओं में, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अच्छी उसमें श्रम सुविधा, तो अब एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत वैश्विक पटल पर लोगों के लिए एक कहना चाहिए कि मेजबानी की भूमिका में आ रहा है। लोग चाइना और अन्य जगहों से ज़्यादा लोग भारत को प्रेफर कर रहे हैं, और वो दिखता है जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहाँ के जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं वो उनको हाथों हाथ लेते हैं। तो आपने तो एक पूरे, मतलब मैं जैसे सर ने बोला, एक दशक ही राजनीति की करवट देखें देश में तो एक दशक पहले ही हुई, तो क्या मूलभूत बदलाव आपको दिखे अभी? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, बदलाव है। अभिषेक जी ने जो बात कही या अंशु जी ने जो बात कही, जो परिवर्तन समाज में दिख रहा है, दोनों जनों ने बेबाक तरीके से वही बात रखी, और उसका एक कारण है। जैसे आपने कहा कि गणतंत्र, गणतंत्र ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। गण एक अलग है और तंत्र अलग है। तो जैसा तंत्र होता है वैसा गण बनता है, और जैसा गण होता है वैसा तंत्र बनता है। तो जनता के बीच में से, गण के बीच में से ही लोग तंत्र में जाते हैं, और तंत्र जैसा वातावरण देता है वैसा गण का, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस समय जो तंत्र ने हमको वातावरण दिया हुआ है, अपनी प्रतिभा का विकास करने का, अपनी क्षमता का, अपनी मेधा का विकास करने का अवसर उन्होंने हमको दिया है। खुला आसमान उन्होंने दिया है। वो जो खुला आसमान दिया है, इसके कारण ही भारत की साख पूरे संसार में बन रही है। लेकिन अब गण को ये चाहिए, हमारा संविधान एक विशेष संविधान है। अगर आपने देखा हो, इसमें अगर आप देखें तो जितना लचीलापन हमारे संविधान में है पूरे संसार में नहीं है, और कुछ मामलों में जितनी कड़ाई हमारे संविधान में है उतनी नहीं है। तो वो जो कहीं ना कहीं नागरिक अधिकार है, जो आपने भी कहा, नागरिक अधिकार का अगर अतिरेक होगा, वो स्वतंत्रता के बजाय स्वच्छंदता में जाएगा, तब वहां पर तंत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आती है। तो मोटे तौर पर गण को भी ये चाहिए, अभिव्यक्ति तो करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक मर्यादा, एक सीमा होना चाहिए, राष्ट्र और समाज के अहित ना हो जाए। तो लेकिन इस समय कुछ लोग जो देख रहे हैं, कुछ नारेबाजियां हो रही हैं, कुछ पर्चे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी राष्ट्र की छवि, बाहर के लोग तो अब ये कोशिश करेंगे। एक बात समझ लीजिए, ये जो अभी षड्यंत्र चल रहे हैं, हमारे गणतंत्र के सामने ये चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से बाहर से बीमारी का अतिक्रमण हो रहा है, उस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए सामाजिक अशांति फैलाने का षड्यंत्र होगा। एक तीसरा एक और आप देख लीजिए, हमारे जितने 3-4 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया, उसकी हालत खराब है, पाकिस्तान की हालत खराब है, म्यांमार की हालत खराब है, वहाँ से घुसपैठ भी बढ़ने वाली है। तो ये जो चीज़ें आएंगी, हमारे तंत्र को असफल करने का षड्यंत्र, हमारी संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र, और हमारा कहीं ना कहीं जन सामान्य का, इसके लिए गण को तैयार होना पड़ेगा। तंत्र ने एक अवसर तो दिया है, लेकिन गण को तैयार होना पड़ेगा। तब ये जो अभिषेक जी ने बात की है या अंशु ने बात की है कि ये जो अवसर मिल रहे हैं, ये अवसर और बढ़ेंगे, और अगर हम गण तैयार नहीं हुआ तो उन अवसरों में बाधा आएगी। देखिए सर, कई बार जब चर्चा ऐसी होती है, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो हमारा जो तय समय सीमा है, हम उसमें पहले राउंड में पहुंच गए, नहीं तो इतनी ऊब के साथ 2-3 बार हमें फेरा लेना पड़ता है। मेरे को ये हो गया है कि देखिए सर, आप तय समय सीमा तक पहुंच गए, लेकिन मैं, चूंकि आप लोग, अभिषेक खरे साहब तो खुद में शिक्षाविद हैं, और आप स्वयं लोग, आपसे एक तरीके से जीवन से सीख रहे हैं, तो मैं अभिषेक जी से एक चाहूँगा कि वो हमारे दर्शकों से, हमारे देश के नागरिकों से, अब चूंकि वो विदेश में गए हैं, चीज़ों को समझते हैं, काफ़ी भ्रमण किया है, तो वो क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या एक आध चीज़ ऐसी अपनी आचरण में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं,
जिससे हमारी चीज़ों, हमारी जो भारत की छवि है वो और निखरे वैश्विक पटल पर? अभिषेक जी। जी नवीन जी, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हमारा देश इस समय 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, हम तीव्र गति से अब विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं और 30 तक ये बन भी जाएंगे। तो अब हमारी जिम्मेदारी देखिए बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल से बताता हूं कि जापान का या सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, मैं थोड़ा सा विदेश के संदर्भ में इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादा बेहतर क्लियरिटी है। तो वहां पे 100 जो जापान का पासपोर्ट है उससे आप लगभग 190 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। सिंगापुर के पासपोर्ट से लगभग 150 से ऊपर देश में एंट्री कर सकते हैं। यूएस के पासपोर्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन भारत के पासपोर्ट से 56 देशों में आप वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं, और उसमें भी कोई विकसित देश है ही नहीं। तो अभी भी भारतीयों को जापान को कैसे मिला या सिंगापुर को क्यों मिला? क्योंकि उनके जो व्यक्ति, आपने अभी देखा होगा कतर में वर्ल्ड कप हुआ, तो जापान की टीम जिस भी मैच में खेलती थी उसके प्लेयर और उसके जो दर्शक होते थे वो पूरा स्टेडियम साफ करते थे और ड्रेसिंग रूम भी साफ करके जाते थे। इन चीजों से छवि बनती है एक देश की। तो हमारे यहां से जब विदेश जाएं लोग, या देश के अंदर भी विदेशी आए, तो उनको एक तो एक्सेप्ट करना सीखें, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। एक टोक्यो में, मैं टोक्यो स्टेशन पे था, रेलवे स्टेशन पे, तो वहां काफी प्लेटफॉर्म है। तो एक मैं गलती से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। तो मैंने पूछा कि मुझे ओसाका जाना है, तो ट्रेन कौन सी मिलेगी? एक जापानी से पूछा जो इंग्लिश बोल रहा था। तो उसने ना सिर्फ मुझे बताया कि आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, बल्कि मुझे साथ में लिया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे 7 प्लेटफॉर्म साथ में चल के आया और मुझे सही ट्रेन पकड़ाई और खुद फिर वापस। अंशु जी, एक सीख आपकी तरफ से। अंशु जी, एक सीख आपकी तरफ से। बिल्कुल अंतिम उसमें हूं, मेरे को बार बार पीसीआर से बोला जा रहा है। जी जी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कि आदरणीय रमेश जी ने भी कहा और हमारे सर ने भी कहा, तो मैं भी यही कहूंगी कि गणतंत्र का मतलब ही यही है कि हम अपने मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूप से पालन भी करें और उनको कहीं ना कहीं देश और राष्ट्र हित की एक छवि बनाने में मतलब अपना एक प्रेषित करें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मौलिक अधिकारों का पालन। देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से जो अंशु ने कहा, अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। बिल्कुल ठीक। हम अधिकारों तक सीमित ना रहें, कर्तव्यों पर ध्यान दें, तभी राष्ट्र जो है अपने गौरव को प्राप्त कर सकेगा। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और पुनः आप सभी दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। IND एजेंडा में तई आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।